देखिए मेरा प्यारा बच्चा, आज हम लोगों का जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेक्स्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में आज हम लोग सीखेंगे एक नए टॉपिक को। टॉपिक का जो नाम है उसे हम लोग जानते हैं किस नाम से? वीबीटी के नाम से जानते हैं, दैट इज नोन एज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। पहले तो एक बात दिमाग में समझ लो, हम लोगों ने जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पढ़ा था तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे पहली जो थ्योरी थी वो वर्नर थ्योरी थी। अगर कोई पूछे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में सबसे पुराना कॉन्सेप्ट जो था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में सबसे पहले कंपाउंड के बारे में किसने बताया, क्या जानकारी दिया, तो वर्नर ने ही बताया था। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्डिंग कैसे होती है, बॉन्ड कैसे बनते हैं, लिगेंड्स मेटल एटम के साथ कैसे जुड़ते हैं, इन सारी बॉन्डिंग को समझाने के लिए कई सारी थ्योरी है, जिनमें से वीबीटी है, सीएफटी है, एमओटी है और भी बहुत सारी थ्योरीज होती है। लेकिन हम लोगों के जो सिलेबस में है वो केवल दो है, एक क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है और एक केवल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है। मतलब ऐसा नहीं केवल यही दो थ्योरी है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब आपको समझना होगा बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट तो आपके सामने और भी अनदर थ्योरी है, बट इन योर सिलेबस हम लोगों को दो थ्योरीज पढ़नी है। पहली जो थ्योरी है इसको बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और दूसरी है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ये थोड़ा जरूरी भी है हम लोगों को पढ़ने के लिए, इसलिए क्योंकि इससे लॉन्ग क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। 3 नंबर से लेकर 5 नंबर का क्वेश्चन अगर कभी बनना होगा तो ज्यादातर सेलेक्ट किया जाता है इसी कॉन्सेप्ट को। मतलब मैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को ये नहीं कह रहा हूं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो थोड़े 2 नंबर 1 नंबर कॉन्सेप्चुअल ऐसे बनते हैं। लेकिन वहीं पे अगर मैं वीबीटी की बात करूं तो इससे लॉन्ग क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। 3 नंबर का 5 नंबर का बड़ी इजीली क्वेश्चन बनता है। कैसे क्वेश्चन बनेंगे सारे डाउट आज आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए शुरू करता हूं। जैसा कि मेरा प्यारा बच्चा, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पहली बात की ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी था, इससे पहले जो हमने थ्योरी पढ़ी थी वर्नर थ्योरी या कुछ और जो थ्योरीज थी, उन थ्योरी की कुछ लिमिटेशन थी, कुछ कमियां थी। क्या कमियां थी? कि वो जो थे वो नहीं एक्सप्लेन कर सकते थे, दे डोंट एक्सप्लेन, वो नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे थे। क्या नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे थे? वो मैग्नेटिक नेचर कैसा है, मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ कॉम्प्लेक्स। मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या? वो पैरामैग्नेटिक नेचर का है, डायमैग्नेटिक नेचर का। सर ये क्या होता है? आप लोगों को मालूम होगा कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। उनको अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये है और उसमें उनको अगर रख दिया जाए तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को खींचने लगेंगे, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को खींचने लगेंगे। वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, कुछ रिपल करते हैं, उनको हम डायमैग्नेटिक बोलते थे। तो पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक बिहेवियर ये नहीं एक्सप्लेन कर पा रही थी कुछ थ्योरीज। इसके अलावा जो ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट था कि भाई वो किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी होगी, उसके जो लिगेंड्स है वो टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, इसी को बोलते हैं ज्योमेट्री। मतलब लिगेंड्स का मेटल एटम आयन के चारों तरफ जो अरेंजमेंट होता है वो कैसे अरेंज है, उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। तो ये जो अरेंजमेंट है वो नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे थे। लेकिन जो मेरे सामने ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है इन सारी कमियों को पूरा कर देता है, इसीलिए कहीं ना कहीं हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को पढ़ने की कोशिश भी करते हैं। अब चलिए समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो कुछ एजम्पशंस हैं, यहाँ पर जो इसके पॉइंट्स हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। कुछ एजम्पशंस और हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं कि भैया क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, एजम्पशंस क्या है किसमें मेरा प्यारा बच्चा? इन वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के जो मेन पॉइंट है इनके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं। आप जब नोट्स बनाइएगा तो आप लोगों को बुकलेट प्रॉपर नोट्स दिया गया है, उससे आप पॉइंट को सही से लिखिएगा। बाकी मैं कोशिश करूंगा मैं सारे पॉइंट कवर करूं। देखिएगा पहला पॉइंट ये कहा गया मेरा प्यारा बच्चा कि जो सेंट्रल मेटल होता है, सेंट्रल मेटल, जो भी सेंट्रल मेटल एटम एंड आयन होता है, सेंट्रल मेटल एंड आयन होता है, ठीक है, वो क्या करता है मेरा बच्चा? पहले मेरी बात ध्यान सुनो, पहले थ्योरी में साइड में एक्सप्लेन कर देता हूं तो समझाता हूं। यहां का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो मेटल एटम आयन जो होता है इसके पास पहले तो वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं। इसके पास क्या होते हैं? वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं। मतलब पहले मेटल एटम आयन जो होता है वो अपने वैकेंट ऑर्बिटल को कलेक्ट करता है। कलेक्ट करने का मतलब वो अपने वैकेंट ऑर्बिटल को मैनेज करता है, किस लिए? जिससे वो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन को ले पाए। मतलब वो अपने मेटल एटम आयन जो है वो मेटल एटम आयन अपने वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल करता है। किस लिए अवेलेबल करता है? जिससे वो लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर पाए? एक्सेप्ट कर पाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो मेटल एटम आयन होता है वो लिगेंड से जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो सीधे एटॉमिक ऑर्बिटल में ले लेता है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है? यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर मेटल एटम आयन के पास कुछ एटॉमिक ऑर्बिटल हैं जिनमें वो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकता है, पहले ये क्या करेंगे? पहले ये हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है ये तुमने सुना है इससे पहले, क्लास 11 में तुमने पढ़ा था। क्लास 11 में तुमने पढ़ा था कि डिफरेंट एनर्जी और डिफरेंट शेप के जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते थे वो जब इंटरमिक्स हो जाते हैं तो इक्वल नंबर के नए ऑर्बिटल बनते हैं। बनने वाले नए ऑर्बिटल को बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इनको बनाने की जो प्रोसेस होती है, द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। मैं हाइब्रिडाइजेशन की डिफिनेशन पे नहीं जा रहा हूं, उसकी तुम्हें कोई जरूरत भी नहीं है। बस तुम इतना समझो कि जो सेंट्रल मेटल होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स का,
वो पहले क्या करता है, वो अवेलेबल करता है एटॉमिक ऑर्बिटल को, उनकी अवेलेबिलिटी शो करता है। मतलब लिगेंड्स आए, वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देना चाह रहे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए, तो पहले मेटल अपने जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो भी वैकेंट वाले, उन्हीं में तो इलेक्ट्रॉन नहीं पाएगा भाई। एक लिगेंड्स 2 इलेक्ट्रॉन पेयर देता है और एक ऑर्बिटल में 2 ही आते हैं, तो मतलब मेटल जो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा वो कहां एक्सेप्ट करेगा, वैकेंट ऑर्बिटल में एक्सेप्ट करेगा। तो पहले मेटल एटम या आयन अवेलेबिलिटी शो करता है अपने एटॉमिक वैकेंट ऑर्बिटल को, जिसमें वो क्या करता है, लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है। बट लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने से पहले उनके जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, मतलब इंटरमिक्स हो जाते हैं, और इंटरमिक्स होके एक डेफिनेट शेप के, डेफिनेट ज्योमेट्री के अलग अलग हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। और लिगेंड्स पहले ये हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन के बाद ये क्या बन जाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे, और अब जो लिगेंड्स होंगे वो उन्हीं हाइब्रिड ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर देंगे मेरा प्यारा बच्चा, डोनेट कर देंगे। लगभग यही कुछ थ्योरी है, इसी थ्योरी के बेसिस पे हमें वीबीटी को एक्सप्लेन करना है। चलिए अब मैं इसके पॉइंट धीरे धीरे लिखता हूं, ठीक है। हम यहाँ पर पहला पॉइंट क्या लिख रहे हैं कि सेंट्रल मेटल एटम और आयन ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ठीक है, मेंटेन या सेंट्रल मेटल एटम आयन ऑफ द कॉम्प्लेक्स जो होता है वो मेक अवेलेबल, वो क्या करता है, अवेलेबिलिटी बनाता है, अवेलेबल ऑफ वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स, वो जो वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स होता है उनकी अवेलेबिलिटी मेंटेन कराता है। इन विच ऑर्बिटल्स कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर्स फ्रॉम द लिगेंड्स। मतलब पहला पॉइंट जो है वो पहला पॉइंट क्या कहता है कि बॉन्ड बनने से पहले, देखिए ऐसा नहीं कि थ्योरी पर बेस्ड कोई टॉपिक है, इस पर क्वेश्चन बनते हैं बढ़िया ठीक ठाक, और उनको करने के तरीके में अच्छा लगेगा बस, लेकिन थ्योरी शुरू में है तो थ्योरी हमें पढ़नी पड़ेगी। कुछ थ्योरी तुम्हें समझ में आ जाएगी 50 to 60% बोलते समय, और कुछ जब क्वेश्चन ट्राई करेंगे उसके बाद क्लियर हो जाएगा। पहला पॉइंट क्या था कि जो भी कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल एटम आयन होता है उसके पास जितने भी वैकेंट ऑर्बिटल है वो सामने रखता है, जिससे वो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर उसमें ले सके। लेकिन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने से पहले, सेकंड पॉइंट देखो, बिफोर एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन पेयर्स फ्रॉम लिगेंड्स, लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने से पहले एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं किसके, ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन, ये क्या करते हैं, अंडरगोज हाइब्रिडाइजेशन। ये क्या करते हैं, जाते हैं कहां पर, अंडरगोज हाइब्रिडाइजेशन। ये हाइब्रिडाइजेशन करेंगे एंड मेक न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स with definite geometry। अब इस बात का मतलब क्या है, मतलब ये नहीं कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो खाली थे उन्हीं में बस आया लिगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया, नहीं। जो एटॉमिक ऑर्बिटल वैकेंट थे वो पहले आपस में क्या करते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं। इंटरमिक्स होकर क्या बनाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, और उन हाइब्रिड ऑर्बिटल में लिगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे। अब जरा गौर करें मेरा बच्चा, जैसे मैं अगर यहाँ पर कुछ बात करूं, ध्यान दीजिएगा, मान के लो सेंट्रल मेटल एटम आयन है, उसका एक S 3 P, ये अगर आपस में मिक्स हो गए तो इस तरीके की हाइब्रिडाइजेशन को क्या बोलते थे, sp3। और ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं इसमें देखिए 2 केस है। अगर हमको वीबीटी पढ़ना है तो वीबीटी में आपको 2 केस पढ़ने को मिलेंगे, 2 तरीके के कॉम्प्लेक्स की वीबीटी थ्योरी पढ़ने को मिलेगी। कौन कौन सी वीबीटी थ्योरी पढ़ने को मिलेगी, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है लेकिन कोई बात नहीं, यही जो ऑनलाइन बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम आई थी। बेटा आवाज आ रही हो तो आप लोगों को, थोड़ा नेटवर्क चला गया था बीच में। इला, आयुष्मान, श्रेय, अमान, यू लॉस्ट, ठीक है, चल बीच में नेटवर्क चला जाएगा, कोई बात नहीं, मैं उसको भेज दूंगा बेटा, ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर दोबारा देख लीजिएगा, जाइएगा नहीं, वो अपने आप रिकनेक्ट हो जाएगा। हमें क्या कहा मेरा प्यारा बच्चा, यहाँ पर जो वीबीटी होता है ये 2 तरीके के कॉम्प्लेक्स के बारे में तुम्हें पढ़ना होता है। पहला उन कॉम्प्लेक्स के बारे में जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। सर क्या ऐसे ही कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट करते हैं कि केवल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर 6, मतलब समझ रहे हो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते थे, क्या यही कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट करते हैं? नहीं,
एग्जिस्ट बहुत तरीके के कोऑर्डिनेशन नंबर वाले करते होंगे कॉम्प्लेक्स, लेकिन हम पढ़ेंगे केवल 4 और 6 वाले। अब जब कोऑर्डिनेशन नंबर में 4 की बात करता हूं, तो जिन कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है उनमें तुम्हें 2 तरीके की हाइब्रिडेशन देखने को मिलेगी, sp3 या फिर तुम्हें क्या देखने को मिलेगा मेरा बच्चा, dsp2। दी ज्यादा 2 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो देखने को मिलता है। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो मान के चलो कि हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने आप को कैसे अरेंज कर लेंगे, दे विल अरेंज देमसेल्फ इन अ टेट्राहेड्रल पैटर्न। और अगर वो dsp2 टाइप की हाइब्रिडाइजेशन है तो वो अपने आप को कैसे अरेंज करेंगे, कौन, हाइब्रिड ऑर्बिटल, वो स्क्वायर प्लेनर फॉर्म में अपने आप को अरेंज कर लेंगे। सिमिलरली जब मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कॉम्प्लेक्स की बात करता हूं तो उसमें एक ही केस है, या तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा या तो हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 होगा। इन बोथ द केस जो ज्योमेट्री होगी हाइब्रिड ऑर्बिटल के अरेंजमेंट की वो कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल पैटर्न में अरेंजमेंट होगा। आप पॉइंट्स को दिमाग में बनाते चलिए, जब लास्ट में क्वेश्चंस आते जाएंगे तो अपने आप छोटी छोटी बातें सब क्लियर हो जाएंगी। ये क्या है सर, कैसे हाइब्रिडेशन हो गया, ये क्या बताना चाह रहे हो, ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी खाली थ्योरी पे ध्यान दो। कहा गया कि जो कोई भी कॉम्प्लेक्स का मेटल एटम आयन होता है उनके वैकेंट ऑर्बिटल लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने से पहले हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो 2 तरीके के हमें पढ़ने हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में तुम्हें 2 तरीके की हाइब्रिडेशन देखने को मिलेगी, या तो dsp2 या तो sp3। अगर sp3 देखने को मिलेगा तो जो बन के तैयार हुए हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल वो अपने आप को टेट्राहेड्रल पैटर्न में अरेंज करेंगे। ये सब कुछ सुना है तुम्हें अरेंजमेंट थ्योरी, ये 11th का है कॉन्सेप्ट। और अगर वो dsp2 टाइप में हाइब्रिडेशन हुई होगी एटॉमिक ऑर्बिटल की तो वो अपने आप को स्क्वायर प्लेनर में अरेंज करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कॉम्प्लेक्स का जैसे k4FeCN का होल 6, तो 6 लिगेंड्स है, मतलब जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, उनमें तुमको हाइब्रिडेशन 2 ही तरीके के देखने को मिलेगी, या तो sp3d2 या तो d2sp3। और दोनों में हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने आप को अरेंज कैसे करेंगे, इन अ फॉर्म ऑफ ऑक्टाहेड्रल पैटर्न। ये बातें पढ़ने और समझने के बाद जरा हम आगे की बात करते हैं। जरा गौर करिए मेरा प्यारा बच्चा, यहां तक की बात जब तुमने पढ़ी समझी, इसके बाद हम पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 3 में क्या होता है कि if inner d orbital take part during hybridization, अगर हाइब्रिडाइजेशन के दौरान इनर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, इनर डी ऑर्बिटल का मतलब n-1d, then complex will be known as inner orbital complex। आप उसके लिए भी परेशान मत हो कि सर ये क्या है, मैं समझ ही नहीं आया। ऐसे समझो, मेटल एटम आयन के पास डी कई टाइप के होते हैं। जैसे अगर मैं आयरन की बात करूं तो 4s2 3d6, तो 3d6 ये अंदर की तरफ होगा और एक 4d भी रहेगा बाहर की तरफ। तो अगर अंदर वाला डी हिस्सा लेगा वो तो जब मैं क्वेश्चन बनाना चालू करूंगा तब समझ में आएगा। अभी बस इतना समझो कि मेटल का हाइब्रिडाइजेशन के दौरान अगर इनर वाला डी n-1d, मतलब अगर सेल की वैल्यू 4 है तो n-1 का मतलब 4-1 3d। तो अगर किसी भी मेटल का 3d अगर हिस्सा ले रहा है या इनर वाला n-1d पार्टिसिपेशन कर रहा है हाइब्रिडेशन में, तो उस कॉम्प्लेक्स को हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। और अगर आउटर वाला डी हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करेगा तो उसको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। एग्जांपल से सारे डाउट अपने आप क्लियर होने लगेंगे, ठीक। एंड सिमिलरली दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, इफ आउटर डी ऑर्बिटल, जो आउटर डी ऑर्बिटल होता है जिसको हम बोलते हैं nd, टेक पार्ट ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन, अगर वो मेरा बच्चा क्या कर रहा है, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, देन जो कॉम्प्लेक्स होगा, तब मेरा प्यारा बच्चा जो कॉम्प्लेक्स होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के नाम से जानेंगे। इसमें एक बात और जरा समझो, एक बात और गौर करने वाली है। इनर डी ऑर्बिटल जब कॉम्प्लेक्स तुम देखोगे तो इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को हम एक और नाम देते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्यों कहते हैं, क्या रीजन है, वो सारी बातें समझ में आ जाएंगी। अगर इनर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, और अगर आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट कर रहा है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। ये जब एग्जांपल देंगे तभी तुमको पॉइंट समझ में आएंगे, तब तक के लिए बस दिमाग में ऐसे ही पॉइंट रखिएगा। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट है। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गए, अपने आप को अरेंज भी कर लिए, लिगेंड्स उसी में इलेक्ट्रॉन पेयर दे करके क्या बना लेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेंगे। पॉइंट नंबर 4 क्या होता है, पॉइंट नंबर 4 क्या होता है, द लिगेंड्स डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर्स। लिगेंड्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स क्या करेंगे, डोनेट करेंगे टू द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ
हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन एंड मेक कोऑर्डिनेट बॉन्ड और इस तरीके से मेरा प्यारा बच्चा क्या होता है कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है वो बन जाता है, एंड बाय दिस वे द कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म। और इस तरीके से जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है। ठीक है भाई जी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कब होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या होगा, हाइड्राइजेशन स्ट्रक्चर ज्योमेट्री लगभग तुम्हारे सामने क्लियर है। अब जनरली तुम्हें ये भी पॉइंट इसमें 5 पॉइंट ऐड कर लो कि इफ मेटल एटम और आयन हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर उसके पास क्या प्रेजेंट है मेरा प्यारा बच्चा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो हम उसे कहेंगे पैरामैग्नेटिक नेचर। ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम पैरामैग्नेटिक नेचर का मानेंगे। सिमिलरली अगर जो मेटल एटम या आयन होता है हैव ऑल इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे पेयर्ड हैं, तो ऐसी कंडीशन में वो जो कॉम्प्लेक्स होगा वो किस नेचर का माना जाएगा, डायामैग्नेटिक नेचर का माना जाएगा। दैट विल बी नोन एज द डायामैग्नेटिक नेचर। ये तो कुछ थ्योरी थी, ये तो कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें आप लोगों को समझाने थे। ये मुझे मालूम है कि बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जो अभी आपको तुरंत समझ में नहीं आएंगे, ऐसा लग रहा होगा ये तो हमें रटना है, लेकिन आप चीजें जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो अपने आप चीजें समझ में आने लगेंगी। लेकिन वहां तक जाने से पहले, एक्सप्लेनेशन के पहले आपको कम से कम आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन मेटल का पता होना चाहिए। आप सबका अगर नहीं याद कर सकते हो तो कम से कम कुछ का याद कर लो जो मेन जरूरी है। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, स्कैंडियम नहीं भी याद करोगे काम चल जाएगा। स्कैंडियम, टेरियम, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम, वैनाडियम, क्रोमियम, इसको याद कर लो। मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। हाँ बेटा वेरी गुड, ठीक हो, अपने अकॉर्डिंग याद करो। ठीक, आप अच्छा देखो, कई लोग इसके लिए अलग अलग पैटर्न बनाते हैं, वो पैटर्न आपको अपने दिमाग में बनाना है, मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग याद कीजिए। आप कुछ बातें जरा गौर करिए। इसका आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन आपको याद था, क्या था इसका आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन? इसका आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन था 4s2 3d1। इसका आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 4s2 इसका आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 4s2 देखिए ऐसा नहीं है कि ये तुम कोई पहली बात पढ़ रहे हो, ये आप लोगों ने जब डीएनए ब्लॉक पढ़ा था तो डीएनए ब्लॉक में भी इस चीज को आप लोगों ने पहले से ईमानदारी से सीखा था। अब तुम्हें जो जिसकी जरूरत ज्यादा पड़ेगी, जैसे क्रोमियम की जरूरत पड़ेगी, आयरन की जरूरत पड़ेगी, कोबाल्ट की जरूरत पड़ेगी, निकल की जरूरत पड़ेगी, कॉपर की जरूरत पड़ेगी, जिंक की जरूरत पड़ेगी। मतलब अगर मैं ये बोलूं कि वीबीटी के जो क्वेश्चंस आते हैं इनमें जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तुम्हें देखने को मिलेंगे ज्यादातर इनके देखने को मिलेंगे। तो तुम अगर बाकियों का याद किए हो तो बहुत बढ़िया, नहीं भी याद किए हो तो तुम्हें इतना तो याद ही होना चाहिए। और बाकियों का भी क्यों नहीं याद करना होगा, जब डीएनएफ में जाओगे तो वहां तो जरूरत पड़नी ही पड़नी है, इसलिए कम से कम पूरे डीएफ का ना पता तो इनका तो ऑटोमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन मालूम होना चाहिए। ये एक्सेप्शन केस था, याद करिए क्लास 11 में एक्सेप्शन केस था। यहाँ क्या जाता था 4s1 3d5, एक इलेक्ट्रॉन जो था वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता था। फिर यहाँ पर आ जाएगा ये आपका 4s2 3d5, नेक्स्ट आ जाएगा आपका ये 4s2 3d6, यहाँ पर आ जाएगा आपके सामने 4s2 3d7, नेक्स्ट आ जाएगा आपके सामने 4s2 3d8, ये भी एक्सेप्शन केस है। दिस इज आल्सो द एक्सेप्शन केस 4s1 3d10, और ये आ जाएगा आपका 4s2 3d10। देखिए जब डीएनएफ में जाओगे तब भी तुम्हें इतने का तो याद करना ही पड़ेगा, इससे तुम बच ही नहीं सकते हो। तो इसको हम लोग बोलते हैं, जब तुम डीएनएफ ब्लॉक में जाओगे तो देखोगे इसको हम लोग बोलते हैं 3D सीरीज, इसको हम कहते हैं 3D सीरीज, या फिर हम इसे बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो आपको पहली जो ट्रांजिशन सीरीज है या फिर 3D जो सीरीज है उनका आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन तो दिमाग में बिल्कुल रटा हो। अगर जैसे आयरन है तो तुम्हें पता हो 4s2 3d6 होता है, मतलब इस तरीके से जब याद रहेगा तब क्वेश्चन तुम जल्दी बनाओगे, टाइम उसमें आपका कंज्यूमशन नहीं होना चाहिए, ये बात अपने दिमाग में बैठा लो। अब बात उठती है कि सर हमको आपने अलग अलग थ्योरी लिखा दिया, आपने कहा कि ये लिख लो, अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? मुद्दे की बात यह है कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा उस पर क्यों ना बात किया जाए। तो चलिए हम उस पर एक बात करते हैं। देखो क्वेश्चन होगा कैसे, क्वेश्चन में जैसे कि एक क्वेश्चन हम कोई भी बना देते हैं मेरा प्यारा बच्चा, जैसे आपकी बुक का ही मैंने कोई क्वेश्चन ले लिया, हमने लिया CONH3 का होल 6 3+, या फिर CONH3 का ही क्यों ले लें, हम ऐसे ले लेते हैं, कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर कॉम्प्लेक्स ले लिया, हमने यहाँ पर ले लिया FeCN का होल 6 4-, ऐसे था ना मेरा। अच्छा
अब जरा इन बातों को समझिएगा कि क्वेश्चन कैसे आता है। एग्जाम में मैंने क्वेश्चन ऐसे लिखा है, अब ऐसे बोलेगा इन दिस कॉम्प्लेक्स, पहला पार्ट बोलेगा कि फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन, फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन। आप हाइब्रिडाइजेशन निकालिए इन द कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स में हाइब्रिडाइजेशन इन द कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स में जो हाइब्रिडाइजेशन है तुम्हें ये निकालना है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 वो कहेगा कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, तुम्हें ये बताना है कि ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, या फिर वो ये क्या है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। मैं सारे क्वेश्चन बता देता हूँ कैसे कैसे बनते हैं, कभी कभी 2 आ जाते हैं, कभी 3 आ जाते हैं, जो जो पॉसिबिलिटी है सारे बता देता हूँ। तीसरे टाइप का क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, दिस इज द लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, दिस इज द लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और द हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये जो कंपाउंड है ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, कैसे निकालेंगे उसी से इनका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। अगला चौथा पॉइंट वो कहेगा तुम्हें निकालना है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। जरा हमें बताओ क्या होगी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी बताओ ऑफ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताओ, मतलब पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, तुम्हें ये निकालना होगा। पांचवा पॉइंट कहेगा कि तुम्हें ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर निकालना होगा, ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर का मतलब वही टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल क्या है ये तुम्हें बताना होगा, ठीक है। 6 क्वेश्चन जो हो जाएगा वो पूछेगा मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल के बताओ कि भैया क्या है मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू। आप मैग्नेटिक मूवमेंट की जो वैल्यू होगी उस मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू को निकालिए। अब तुम देख रहे हो कि हमने एक कॉम्प्लेक्स लिखा है, इस कॉम्प्लेक्स में मैंने 6 बातें लिखी हैं। अब आपको खुद ही आइडिया लग गया होगा कि ये 3 नंबर का, 5 नंबर का, 6 नंबर का आराम से क्वेश्चन बन सकता है। एक एक पार्ट एक एक नंबर का अगर बनाया जाए तो 5 नंबर में भी क्वेश्चन बड़ा आराम से बन जाएगा, 3 में बन जाएगा, 2 में बन जाएगा। इसलिए कहता हूं मैं कि ये जनरली लॉन्ग फॉर्म का क्वेश्चन है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बदलेगा, क्वेश्चन में कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दो आपके सिलेबस में है, तो कॉम्प्लेक्स जो आपके नजरों के सामने आएंगे या तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले आएंगे या तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले आएंगे। इनके हम अलग अलग क्वेश्चन भी आपके सामने पुटअप कर दे रहे हैं और उनको पुटअप करने के साथ साथ कहां कहां प्रॉब्लम आती है उन सारी बातों को एक्सप्लेन करते हैं। जरा ध्यान सुनो बेटा, बाद में अब इसको बाद में नोट आउट करिएगा, मैं स्क्रीनशॉट तो भेजूंगा, यहां पर गौर करिए बेटा कि क्वेश्चन किया कैसे जाता है, किस अप्रोच से किया जाता है। पहला पार्ट स्टेप नंबर 1, जब मैं इसका सॉल्यूशन यहां लिखने जा रहा हूं तो सॉल्यूशन को जरा गौर से समझो। सबसे पहला जो मेटल है तुम्हें ये चेक करना है, जरा गौर करो, जो मेटल है पहले तुम्हें उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। आयरन, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26 और इसका आपका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन मालूम होगा क्या होता है 4:3d6। इसीलिए हमने कहा था कि तुम्हें जनरली याद होना चाहिए। क्लियर है, ये तो पहला स्टेप है, लेकिन तुम्हें यह भी तो देखना पड़ेगा कि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर आयरन आयरन की फॉर्म में है कि आयन की फॉर्म में है। हो सकता है वो Fe2+ की फॉर्म में हो सकता है Fe3+ की फॉर्म में हो। आयरन किस फॉर्म में प्रेजेंट है और वो कैसे पता चलता है, ऑक्सीडेशन नंबर से। तो पहले तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा, उससे तुम्हें आइडिया लगेगा कि वो है किस फॉर्म में। तो जरा इसका हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं FeCN के होल 6 का। यहां पर हमने क्या लिख दिया FeCN का होल 6, यहां पर हमने लिख दिया मेरा बच्चा 4- इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, x मान लिया। Cn का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, इक्वल टू चार्ज के बराबर, ऑक्सीडेशन नंबर निकला +2। मतलब इससे पता चला कि आयरन के ऊपर +2 चार्ज है। ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकलता है, मेटल का निकलता है, और ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज के बराबर होता है। इससे साफ साफ पता चल गया कि मेटल के ऊपर कितना चार्ज है, +2 है। मतलब आयरन Fe की फॉर्म में ना प्रेजेंट होकर किस फॉर्म में प्रेजेंट है, Fe2+ की फॉर्म में प्रेजेंट है। सो नाउ द रिक्वायरमेंट टू राइट डाउन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe2+। अब आपको Fe2+ का आउटर कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। क्लियर है, तो आप Fe2+ का आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। 2 इलेक्ट्रॉन आप 3D से नहीं निकालोगे, आपको मालूम है ये 11 में पढ़ाया गया है कि आउटर मोस्ट सेल से निकालते हैं। और आउटर मोस्ट सेल कैसे पता चलती है, आगे के नंबर से। यहां पर जो आउटर मोस्ट सेल है ये 4 है ना कि 3 है। आउटर मोस्ट सेल जो है वो 4 है ना कि 3 है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन पहले 2 से निकलेंगे, 4 वाले से निकलेंगे, फिर अगर ज्यादा निकालने होते, 3 निकालने होते, तब यहां 2 इससे और 1 इससे निकलते, लेकिन पहले आउटर मोस्ट सेल से। मतलब Fe2+ का आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या निकला 4s0 3d6। दिस इज द आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन। उम्मीद करता हूं यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। अब आपको इनका जो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन इसको थोड़ा अरेंज करिए। कैसे अरेंज करेंगे, गौर करिए कैसे अरेंज करोगे, ध्यान दो। पहले 3d फिर 4s, मतलब ये मैंने खाली ऑर्डर लिखने का पैटर्न बनाया है कि पहले हम 3 लिखो फिर 4 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसे लिख लिया करो। ठीक है, तो आपने यहां पर क्या लिख लिया, पहले 3d, पहले तुमने 3d लिख लिया। 3d में कितने ऑर्बिटल होते हैं 5, पहले 3d लिख लिया, फिर ये दिस इज द 3d, दिस इज द 3d, और फिर तुमने क्या लिख लिया 4s, दिस इज द 4s। अच्छा एक बात समझो, अगर किसी में 4 यूज हो गया है, 4s यूज हो गया है, तो इसका मतलब बाकी के भी 4 होंगे, 4 सबसेल होंगे। 4s जैसे किसी का कॉन्फ़िगरेशन में केवल 4s का कॉन्फ़िगरेशन है, इसका ये मतलब नहीं होता कि उसके अंदर 4p नहीं है, इसके अंदर 4d नहीं है, इसके अंदर 4f भी होगा। 4 का मतलब 4 सबसेल, s p d f,
मतलब अगर किसी का कॉन्फ़िगरेशन में 4s आया है, इसका मतलब उसके अंदर 4p भी है, उसके अंदर 4d भी है, उसके अंदर 4p भी है, 4f भी है, बस वो खाली थे। और खाली वाले वैसे भी कॉन्फ़िगरेशन में नहीं लिखते हो ना, अब आपको सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन में तो नहीं था, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी सी थे नहीं। अगर किसी में 3 आ गया है वर्ड कॉन्फ़िगरेशन के दौरान कहीं भी लिखा 3, तो इसका मतलब 3s 3p 3d तीनों है। अब इलेक्ट्रॉन किस में भरे गए हैं वो तो तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में दिखाते हो, लेकिन जो खाली है उनको थोड़ी दिखाया जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। तो इसका मतलब क्या पता चला कि अगर यहाँ पर 4 था इसके अंदर, तो इसके अंदर 4p भी इसके पास था और 4d भी था और 4f भी था, लेकिन उतनी तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम कुछ काम की चीजें बना लो, जैसे हम यहाँ पर बना लेते हैं 4p बना लेते हैं, हम यहाँ पर क्या बना लेते हैं 4p बना लेते हैं। दिस इज 4p, p में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल होते हैं। जरूरत पड़ेगा तो मैं 4d भी बना लूंगा, ठीक, जरूरत पड़ेगा तो मैं 4d भी बना लूंगा, लेकिन जब जरूरत पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन कितने थे d में? 3d में 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन जरा भरने की बारी आती है, 1 2 3 4 5 और 1 इलेक्ट्रॉन 6। यहीं पे जो आप थ्योरी पढ़ रहे थे उस थ्योरी में कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा बना भी सकते हो। जैसे मैं भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट बाद में लिखा दूंगा कहीं पे, ठीक, जगह नहीं दिख रही है। एक एक्स्ट्रा पॉइंट ये है, मैं एक्स्ट्रा पॉइंट अभी लास्ट में लिखा दूंगा जब मिटाऊंगा, अभी तो पहले समझ लो कि जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं मेटल का कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो हुंड प्रिंसिपल प्रॉपर्ली फॉलो होता है। हुंड प्रिंसिपल का मतलब डीजेनरेटेड ऑर्बिटल में पहले एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, पेयरिंग नहीं करेंगे, पेयरिंग बाद में होगी। लेकिन अगर लिगेंड स्ट्रांग है तो हुंड प्रिंसिपल वायलेट हो जाता है। मतलब यहां पर तुम्हें जनरली कॉन्फ़िगरेशन करते समय हुंड प्रिंसिपल फॉलो करना होता है। हुंड प्रिंसिपल का मतलब जब देखो मैंने इलेक्ट्रॉन भरा तो मैंने एक एक करके भरा कि नहीं भरा, फिर रिपीट हमने किया। लेकिन कभी कभी लिगेंड अगर स्ट्रांग होता है तो लिगेंड के स्ट्रांग होने के केस में हुंड प्रिंसिपल का वायलेशन हो जाता है, हुंड प्रिंसिपल वहां पर फॉलो नहीं करता है। ये पॉइंट हम लास्ट में लिखा देंगे। अब मेरी बात जरा गौर करें। सबसे पहले जब यहां तक तुम कॉन्फ़िगरेशन देख लो, पहला स्टेप जो भी मेटल है उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो, फिर उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, चार्ज निकालो, चार्ज की बेसिस पे जो आयन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखो, वो कॉन्फ़िगरेशन लिखो और उनको इस तरीके से ओपन फॉर्म में अरेंज कर लो और उनके इलेक्ट्रॉन उसके अंदर भर दो। अब तुम्हें चेक करना है कि लिगेंड क्या है, स्ट्रांग है या वीक है। तो हमने यहाँ पर लिगेंड देखा, लिगेंड हमने क्या देखा? CN6। तो CN जो होता है, CN जो होता है वो क्या होता है? स्ट्रांग लिगेंड होता है। क्या होता है? CN स्ट्रांग लिगेंड होता है। सर ये अब हम कैसे पता करें CN स्ट्रांग लिगेंड होता है? ये नहीं तुम डिसाइड कर सकते हो, वो तुम्हें फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस से आइडिया लगेगा। क्योंकि मैं ये बोल दूं कि ये स्ट्रांग है ये वीक है, यहाँ एक्सेप्शंस भी होते हैं, तो तुम्हें कई सारे क्वेश्चन याद करने पड़ेंगे। जैसे देखो, जैसे तुम्हें CN जो होगा वो तुम्हें स्ट्रांग लेना पड़ेगा, ऑक्सलेट जो होते हैं ये स्ट्रांग लिगेंड्स हैं। जैसे देखो जो ज्यादातर यूज होते हैं मैं उनके बारे में बता दूं, ये सब स्ट्रांग लिगेंड्स में आते हैं। जैसे जो हाइड्रोजन होते हैं जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब हो गए, आयोडीन एक्सट्रैक्ट, वाटर हो गया, ये सब जो होते हैं मेरे पास वो सब क्या होते हैं? वीक लिगेंड्स होते हैं। और उसमें कहीं कहीं तो वो नौटंकी हो जाती है। जैसे अमोनिया, इसका एक अलग ही नखरे हैं। ये जो है ये जब कोबाल्ट के साथ कभी लिखा होगा विद द कोबाल्ट, जब ये कोबाल्ट के साथ होगा तो ये स्ट्रांग लिगेंड का काम करेगा। और अदर मेटल, किसी अदर मेटल और कोई अगर दूसरा मेटल है और दूसरे मेटल के साथ अगर ये अमोनिया है तो वहां पर ये वीक लिगेंड का काम करता है, वहां पर ये वीक लिगेंड का काम करता है। आप कहोगे सर ये क्या मतलब बता रहे हो आप हमको? यही इसकी लिमिटेशन भी है। अगर आपसे कोई पूछे तुमसे कि व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ बीबीटी, तो एक सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये नहीं डिसाइड कर पाता है कि कौन सा लिगेंड स्ट्रांग है कौन सा वीक है। तुम अगर कहोगे सर है तो एक ऑर्डर तुमने देखा था स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, बट दैट इज द फ्रॉम CFT, वो अगली थ्योरी का है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का। एक ऑर्डर मिलेगा तुमको जो थ्योरी उसकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया है। स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग जो लिगेंड्स का अरेंजमेंट होता है उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, बट वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का है। बीबीटी की ये लिमिटेशन है कि वहां पर तुम ये नहीं डिसाइड कर पाओगे कि कौन सा लिगेंड स्ट्रांग है कौन सा वीक है। सर फिर क्वेश्चन कैसे करेंगे? बार बार कुछ ही रिपीटेड होते हैं, उनको तुम दिमाग में बना के रखो। जैसे कोबाल्ट में तुम याद, ये अमोनिया में याद रखोगे कि अमोनिया अगर कोबाल्ट के साथ आया तब तो वो स्ट्रांग रहेगा, बाकी और किसी के साथ आया तो वीक रहेगा। ये अच्छा पॉइंट है याद करने लायक। बाकी आपको मालूम है कि CN, ऑक्सलेट ये सब स्ट्रांग है, क्लोरीन, ब्रोमीन, वाटर ये सब वीक लिगेंड्स हैं। ज्यादातर कॉम्प्लेक्स जो एग्जाम में आते हैं जिसका अरेंजमेंट तुम्हें करना होगा, जिसके क्वेश्चन बीबीटी के बनते हैं, वो इन्हीं से काम चल जाता है। अब ये थोड़ी कि जितने लिगेंड्स तुमने पढ़े थे वहां कुछ आ जाए, ऐसा नहीं होता है। बार बार कुछ रिपीटेड फॉर्म में होंगे। तुम 10 साल का पेपर देख लो, अपने बुक के अंदर सारे देख लो कहाँ क्या है, खुद ही आइडिया लग जाएगा। ठीक है, अब जरा यहाँ पर गौर करो मेरा बच्चा, थोड़ा ध्यान सुनो। एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे समझो फिर बाकी क्वेश्चन बना ले जाओगे। तुमने देखा हमने क्या कहा कि जब इतना कर लो, अब इसका तुम्हें क्या देखना होता है? तुम्हें देखना होता है कि लिगेंड क्या है, लिगेंड वीक है या स्ट्रांग है। CN क्या था? स्ट्रांग लिगेंड था। ठीक है, अब जब CN स्ट्रांग लिगेंड है तो ये क्या करेगा? इट पेयरिंग, ये स्टार्ट कर देगा पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट स्टार्ट पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन,
ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। मतलब ये कॉन्सेप्ट जानते क्या कहता है? ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ये जो मेटल एटम आयन है, ठीक है, और ये जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है, लिगेंड्स का मतलब जिनके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो। भाई लिगेंड का काम ही इलेक्ट्रॉन देना, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे पाएगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है, उसकी फील्ड ज्यादा है। कैसे दे पा रहा है ज्यादा इलेक्ट्रॉन वो बात की बात है, बिल्कुल निगेटिव चार्ज ज्यादा होगा। अब ये थ्योरी ये कहता है कि अगर ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है, ये इसकी तरफ अगर आया तो इसके जो इलेक्ट्रॉन थे वो उस रिपल्सन के कारण भागने लगेंगे, दूर भागने लगेंगे। मतलब अगर कोई लिगेंड स्ट्रॉन्ग इसकी तरफ आया तो पेयरिंग होने लगेगी, जो मैक्सिमम पेयरिंग हो सकती है। तो मतलब अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा, तो अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा तो जो मैक्सिमम पेयरिंग होती है, मैक्सिमम पेयरिंग विल बी डन, तो मैक्सिमम पेयरिंग होगी। अगर लिगेंड्स वीक होगा, ये स्टेप तुम हटा दोगे, फिर तुम्हें ये स्टेप नहीं करना है। ये स्टेप तुम्हें तब लगाना है जब लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो, और लिगेंड अगर वीक हो तो तुम्हें ये ऐसा कुछ नहीं करना है। हम हर एक टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहां पर अब क्या होगा मेरा बच्चा, यहां पर मैक्सिमम पेयरिंग होने लगेगी। मैक्सिमम पेयरिंग का मतलब देखो क्या होगा, व्हाट इज मीन बाय मैक्सिमम पेयरिंग? मैक्सिमम पेयरिंग का मतलब ये है प्यारा बेटा, जरा मैं बना देता हूं फिर समझाता हूं। ये 4d है, ये 4p है, ये 4s है, ये 3d है। इसमें कितने थे? 5 ऑर्बिटल थे, 5 ऑर्बिटल थे। मैक्सिमम पेयरिंग का मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहां से उठेगा, यहां जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहां जाएगा। ऐसे तो मैक्सिमम पेयरिंग होगी, अभी तो अनपेयर्ड थे ना। अब ये मैक्सिमम पेयरिंग हो जाएगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहां आ गए। दिस इज द मैक्सिमम पेयरिंग। ये पेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट जो है वो तभी होता है जब लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो। वो तुम्हें धीरे धीरे क्वेश्चन से आइडिया लगने लगेगा कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, वो क्या है, वो आइडिया तुम्हें लग जाएगा। लिगेंड स्ट्रॉन्ग था तो हमने मैक्सिमम पेयरिंग किया, ठीक है, ओके डन। अब हाइब्रिडाइजेशन उतने वैकेंट ऑर्बिटल करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन उतने वैकेंट ऑर्बिटल करते हैं जितने कोऑर्डिनेशन नंबर हो। भाई हमें खाली जगह तो उतनी चाहिए ना जितने लोग इलेक्ट्रॉन देने के लिए आएंगे। भाई हमको ये पता चला है कि हमारे घर में 15-20 कमरे हैं, पता चला 10 मेहमान आने वाले हैं, तो हम 10 कमरों का अरेंजमेंट करेंगे कि 10 कमरे जो है वो प्रॉपर अरेंज हो जाए, बाकी अरेंजमेंट थोड़ी है। तो यहां पर भी वैसा ही कुछ है कि जो मेटल एटम आयन था उसने अपने वैकेंट उन ऑर्बिटल को तैयार करेगा जितने लिगेंड्स को चाहिए उसको। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर कितना था? 6। कहां गया कॉम्प्लेक्स? वो है ना देखो एफिशिएंट का होल 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है वहां पर बचा? 6। मतलब 6 लिगेंड्स आ रहे हैं तो 6 एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे। अब उन 6 ही का वो अरेंजमेंट करेगा। अब वो अलग बात है कि वो जनरली ऐसा ही होता है, जब कोई आता है तो उतने ही हम अरेंज करते हैं, बाकी ऐसे पड़े रहते हैं। तो वो अपने 6 वैकेंट ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन करेगा। अब 6 चाहिए तो 6 कौन कौन से होंगे? देखो 2 ये हो गए, अंदर से स्टार्ट करेगा, 1 3 और 2 5, यहां तक होगा ना। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 3 4 5 और ये भी ले लेंगे, टोटल 6। ठीक है, क्लियर है? टोटल 6 एटॉमिक ऑर्बिटल अंडरगो द हाइब्रिडाइजेशन, वो हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे। देखो कौन कौन जा रहे हैं? अंदर के 2 डी, ये डी अंदर वाला है कि बाहर वाला? अब बढ़िया लग रहा होगा, ये अंदर वाला डी है और ये वाला डी कौन है? बाहर वाला। एन, एन क्या होता है? सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब एन होता है आउटर मोस्ट सेल। एन की वैल्यू क्या है? 4। अगर हम यहाँ पर कन्फिगरेशन देखें तो एन की वैल्यू क्या है? 4, जो सबसे बड़ा नंबर होता है। तो n-1d ही तो है। देखो व्हाट इज दिस? दिस इज n-1d, एक कम वाला डी, और ये nd है। तो अगर n-1d वाला पार्टिसिपेशन करेगा हाइब्रिडेशन में तो वो कॉम्प्लेक्स कौन कौन हो जाएगा? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर मैं मुझे उसका एक आंसर देना हो कि ये कौन सा टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स था, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है कि आउटर है? तो इनर हो गया। क्यों? क्योंकि हाइब्रिडेशन में कौन सा डी हिस्सा ले रहा है? इनर वाला हिस्सा ले रहा है। जरा ध्यान दीजिए। अब हाइब्रिडेशन जब करोगे तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी? D2 एक S 3p। तो हाइब्रिडेशन का नाम क्या हो जाएगा? D2sp3। हाइब्रिडेशन क्लियर होगी? 2D 1s 3p, तो 2D 1s 3p, तो हाइब्रिडेशन का नाम क्या हो जाएगा? D2sp3। अब हम सारे पार्ट का सॉल्यूशन देते हैं। पहला पार्ट, पहले पार्ट में एक क्वेश्चन आया था कि इसके हाइब्रिडेशन बताइए, फर्स्ट पार्ट। तो हाइब्रिडेशन आप जानेंगे क्या है? D2sp3। ठीक है भाई। दूसरा पार्ट, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है कि आउटर है? इनर आउटर है कि आउटर है? इनर। क्यों इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है? क्योंकि इनर वाला डी पार्टिसिपेशन में हिस्सा ले रहा है, तो इसलिए कॉम्प्लेक्स कौन सा हो गया? ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का। फिर अगली बात आती है, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है? ये लो स्पिन है, क्योंकि जब लिगेंड स्ट्रांग हो तो लो होता था। वो थ्योरी में मैंने लिखा था, मैं समझा भी दे रहा हूं, लेकिन अभी समझो। अभी ये कॉम्प्लेक्स कौन सा है? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। अच्छा ऐसा क्यों सर? ऐसा क्यों? एक बात समझो। अच्छा, जब लिगेंड स्ट्रांग होता है तभी तो पेयरिंग होती है। पेयरिंग कब होता है? जब लिगेंड स्ट्रांग हो। अब हम एक बात जरा गौर करें यहाँ पे। अगर हम कन्फिग्रेशन में ऐसे लिखते, हम कन्फिग्रेशन में ऐसे लिखते जैसे पहले नॉर्मल था, ये लाइक दिस ऐसे होता पहला केस, और दूसरा केस जब लिगेंड स्ट्रांग था और पेयरिंग कर दिया उसने, लिगेंड स्ट्रांग था और पेयरिंग कर दिया मैक्सिमम, तो मैक्सिमम पेयरिंग में कहानी ऐसे है। क्लियर? स्पिन, अप साइड वाले को तुम प्लस हाफ दे सकते हो, नीचे वाले को माइनस हाफ दे सकते हो, ऐसे स्पिन माना जाता था।
एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो देखो ये प्लस हाफ माइनस हाफ, ठीक, और ये सब प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ और फिर 4 के अंदर है प्लस हाफ, ये दोनों कैंसिल हो गए, लेकिन टोटल स्पिन कितना निकल जा रहा है 2। क्लियर? लेकिन इसमें अगर देखो तो प्लस हाफ माइनस हाफ, ये प्लस हाफ माइनस हाफ, यहाँ पर भी देखो एक ऊपर इलेक्ट्रॉन एक नीचे इलेक्ट्रॉन, माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ, तो नेट स्पिन कितना जा रहा है 0। नेट स्पिन कितना जा रहा है 0। मतलब तुम क्या देख रहे हो, जब पेयरिंग हो जाती है तो स्पिन कम निकल के नहीं आता है, और पेयरिंग कब होती है जब लिगेंड क्या हो स्ट्रॉन्ग। इससे हमने कॉन्सेप्ट बनाया कि अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो वो कॉम्प्लेक्स लो स्पिन होगा, क्योंकि अब तुम्हें ये बनाने की जरूरत नहीं, ये दिखाने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस कॉम्प्लेक्स से बता देना कि ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, और ब्रैकेट में अगर तुम्हें चाहे लिखना हो तो बिकॉज लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग, लिगेंड जो है वो क्या है स्ट्रॉन्ग है, मेक पेयरिंग, और वो क्या कर देगा वो पेयरिंग कर देगा, मेक पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो क्या कर देगा पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर देगा। अगर ज्यादा ही मन है लिखने का तो ऐसे लिख सकते हो। 3 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हम बात करते हैं कि बताओ ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में जनरली 2 ही होते हैं, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक। तो जो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन आया है पेयरिंग विनिंग के बाद, इसमें क्या कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? नहीं। अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो क्या होता है डायमैग्नेटिक, तो इसलिए इसकी जो ज्योमेट्री प्रॉपर्टी होगी वो क्या हो जाएगा डायमैग्नेटिक। द कॉम्प्लेक्स विल डायमैग्नेटिक इन नेचर, कॉम्प्लेक्स जो होगा वो डायमैग्नेटिक नेचर का होगा। अगर एक भी अनपेयर्ड होता, मतलब अगर ये पेयरिंग ना होती, मतलब ऐसा कुछ होता, तो वो पैरामैग्नेटिक हो जाता। क्लियर है मेरा? अच्छा, अभी ये डायमैग्नेटिक है क्यों? क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो ये भी कोई बहुत कठिन टास्क नहीं था। पॉइंट नंबर 5, ज्योमेट्री क्या है, वो टेबल पूरी रटवाई गई थी, sp3d2 या d2sp3, दोनों केस में ज्योमेट्री क्या होती थी ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ पर ज्योमेट्री जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी मेरा बच्चा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी। द लास्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट का एक फॉर्मूला होता है म्यू एन एन प्लस 2। एन क्या होते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एन एन प्लस 2। एन क्या होते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये पढ़ाया गया था आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर क्लास 11 में। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं कॉम्प्लेक्स के अंदर? 0। तो फॉर्मूले में वैल्यू रख दिया 0 0 प्लस 2। यूनिट जो होती है वो आती है बीएम। बीएम का मतलब बोर मैग्नेटॉन, इसको क्या कहते हैं बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, तो ये देखिए 6 पार्ट हो गए एक क्वेश्चन के। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें 2-3 क्वेश्चन ट्राई कर लेने हैं, बस हमारा काम चल जाएगा। कहां पर गड़बड़ हो सकती है हमें वो ट्राई करना है। लगभग थ्योरी मुझे लगता है एक क्वेश्चन से सारा समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। पेयरिंग नहीं होगा तो एक अलग बात आ जाएगी और कोई खास अंतर नहीं मुझे लगता है जरूरत पड़ेगी। मैं एक क्वेश्चन नेक्स्ट बताऊं, चलिए मैं इसको भेजता हूं, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता देता हूं क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं बचा, मैं चाहता हूं पूरी थ्योरी कंप्लीट हो जाए। अब जरा मैं इसको थोड़ा सा रफली बनाऊंगा, अभी इसको मैं आपके ग्रुप पे भेज भी दूंगा, ध्यान से देखिएगा। अब अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता, यही सेम क्वेश्चन मैं कराता हूं जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे ये क्वेश्चन ऐसे होता FeH2O का होल 6, यहां पर ये होता 2+। एक क्वेश्चन ऐसे लिखा, क्लियर है? सब कुछ सेम है, लगभग तुम्हें सब कुछ सेम मिलेगा, कुछ भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। जरा स्पीड में देखिएगा सभी लोग, ध्यान से। पहला देखो, पहले हम Fe का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, क्या जाएगा ये आ जाएगा 4s2 3d6। ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे x, वाटर का कितना था 0 इक्वल टू चार्ज के बराबर। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर भी वही निकला +2 निकला। क्लियर है? अब यहाँ पर हमने क्या लिखा Fe2+ लिखा, Fe2+ लिखा, तो Fe2+ का कॉन्फ़िगरेशन जो आया वो कितना आया 4s0 3d6। ये तो सब कुछ सेम था, सब कुछ सेम था तो बिल्कुल वैसे ही कर दे रहा हूँ। ये 3D बना दिया तुमने। 3D में कितने इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल थे? 5 थे। 3D के बाद 4s 0 हो चुका है, और 4s है तो 4p भी होगा, 4p है तो 4d भी होगा, 4p भी है तो 4d भी होगा, ये भी कोई नई चीज नहीं है। अगर 4p है तो 4d भी होगा। ये इतनी सारी बातें क्लियर है। अब d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन तुमने भर दिए। इतना ही किया था तुमने पहले भी, इतना ही तो सब कुछ था। बस तुमने वहां क्या देखा था? तुमने देखा था कि लिगेंड कौन था। लिगेंड क्योंकि स्ट्रॉन्ग था तो पेयरिंग कर दिया था। अब कहानी पे क्या है कि वाटर वीक लिगेंड होता है, वो मैंने अभी बीच में कुछ एग्जांपल दिए थे। तो तुमने लिगेंड्स को चेक किया, तुमने ऐसी लैंग्वेज लिखी वाटर एज वीक लिगेंड्स। वाटर जो होता है मेरा बच्चा वो वीक लिगेंड्स होता है। सो नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर, सो नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर। तो कोई भी पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगी वो नहीं होगी, बात खत्म। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी, मतलब जो जैसा है वैसा बनेगा। अब हमें बताइए कितने वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए हाइड्रोजन के लिए? कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर 4 क्यों चाहिए भाई? 6 ही। अभी भी तो लिगेंड्स 6 ही हैं, अभी भी लिगेंड्स 6 ही, तो 6 ही चाहिए। लेकिन अब 6 हमें वैकेंट चाहिए होते हैं, क्योंकि एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, तो ये नहीं हाफ वाफ से नहीं काम चलता है, यहाँ पर वैकेंट चाहिए। अब वैकेंट चाहिए तो वैकेंट का मतलब जैसे ये हो गया 1 और 3 और 2 5, ये तो हुआ। अब हाइड्रोजन में क्या हो रहा है देखो, 1s 3p तो sp3 और 2d बाहर वाले तो d2।
अब मुझे लगता है कि सारी चीजें क्लियर हो गई। पहला पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट क्या है, हाइब्रिडेशन निकालिए। क्या है हाइब्रिडेशन? है sp3d2। व्हाट इज द हाइब्रिडेशन? sp3d2। ज्योमेट्री sp3d2 में क्या होती थी? ऑक्टाहेड्रल। sp3d2 में ज्योमेट्री क्या होती थी? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ये भी निकल के आ गया। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स? इनर की आउटर? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्यों? क्योंकि डीप हाइब्रिडेशन में कौन ले रहा है? देखो बाहर वाला ना, अंदर वाली कहां हाइब्रिडेशन में वाटस बिल्कुल। तो कॉम्प्लेक्स कौन सा हो जाएगा? ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स? हाई स्पिन, क्योंकि लिगेंड्स वीक है तो हाई स्पिन होता है। अभी मैंने तो बताया ये कॉम्प्लेक्स कौन सा हो जाएगा? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। पैरामैग्नेटिक की डायमैग्नेटिक? और वो भी चाहो तो हाईली पैरामैग्नेटिक लिख दो। एक दो हो तो ठीक है, नहीं तो चार अनपेयर्ड है तो चाहो तो हाईली पैरामैग्नेटिक या केवल पैरामैग्नेटिक लिखो। ठीक है, ये पैरामैग्नेटिक नेचर क्या है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। रीजन लिखना है तो ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण ये क्या है मेरा प्यारा बच्चा? हाईली पैरामैग्नेटिक है। छठा पॉइंट, मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है। मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला स्क्वायर रूट n+2। n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कितने हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 4। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। तो यहाँ कितना जाएगा? 4 + 2। और यहाँ पर अगर निकला तो देखो कितना लगा? स्क्वायर रूट 24 ना, 24 बोर मैग्नेट्रॉन। क्लियर है? अच्छा एक क्वेश्चन में तुमको बड़ा अच्छी चीज बताऊं जरा। हाँ बोलो बेटा, क्या कुछ? आयुष्मान sp3d2 हाइब्रिडेशन में टोटल चाहिए 6 और 6 में भी वैकेंट वाले हमें चाहिए। तो अंदर वाले तो कोई भी हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। हाइब्रिडेशन में 6 चाहिए तो बाहर वाली करेंगे। तो पहला s पार्टिसिपेट किया तो पहले वाले का नाम क्या है? s। दूसरा p में टोटल कितने हैं? 3 है तो हमने क्या लिखा? p3 लिखा। और फिर 2 d तो d2 तो sp3d2। ठीक है, जितने भी हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उसी बेसिस पे हाइब्रिडेशन आता है। मैं जरा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बताना चाहूंगा कि कभी कभी कुछ क्वेश्चन अलग ही अप्रोच के हैं। जैसे मान चलिए क्वेश्चन आया कि एक कॉम्प्लेक्स है जिसका मैग्नेटिक मूवमेंट जो है स्क्वायर रूट इसका निकालोगे तो लगभग 4.9 आएगा। वो बोलेंगे एक कॉम्प्लेक्स है जिसका स्क्वायर रूट जो है वो 4.9 ऐसे। ठीक है, तो बताओ वो कौन सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है? वो कॉम्प्लेक्स कौन सा हो सकता है? ऐसे पूछ ले क्वेश्चन तब तो उसको नहीं इसको उल्टा ज्यादा नहीं ऐसा पैटर्न बनेगा। देखो फिर पैटर्न क्या है? 4.9 है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्क्वायर रूट का फॉर्मूला है तो n की वैल्यू क्या रखोगे? अब ये थोड़ी, ये तो तुम हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हो क्योंकि यहां से ज्यादा पैटर्न नहीं बन सकते। अगर n की वैल्यू 1 हो तो क्या आएगा आंसर? स्क्वायर रूट ऑफ 3 1 पॉइंट समथिंग आएगा। n की वैल्यू अगर 2 हो तो क्या आएगा? 4 और 8 स्क्वायर रूट ऑफ 8 तो ये है ना 2 2 4 2 8। हाँ, n की वैल्यू 2 हो तो स्क्वायर रूट ऑफ 8। स्क्वायर रूट ऑफ 8 का मतलब क्या है? 2 पॉइंट समथिंग। अगर 3 हो तो 3 दूनी 6 2 12 स्क्वायर रूट ऑफ 12 3 पॉइंट समथिंग। ठीक है, n की वैल्यू अगर 4 हो 4 पॉइंट समथिंग। मतलब देख रहे हो कि n की वैल्यू जितना भी बोर मैग्नेट्रॉन हो रहा है लगभग उतना ही n की वैल्यू हो रही है। तो 4 पॉइंट समथिंग है तो मतलब n की वैल्यू 4। मतलब देखो कॉम्पिटिटिव में ऐसी अप्रोच लगाई जाती है या तुम्हें बैठ के फॉर्मुला अलग नहीं लगाना है। तुम खुद ही देखे कि n की वैल्यू अगर 3 रख रहे हो तो 3 पॉइंट समथिंग आता है। तो बोर मैग्नेट्रॉन अगर 3 पॉइंट समथिंग दिया होगा तो मतलब n की वैल्यू 3 ही होगी। वो और कोई चांस थोड़ी, n की वैल्यू तो इंटीजर में ही होगी ना 1 2 3 4 ऐसे करके। तो तुम जान गए कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोर मैग्नेट्रॉन 4.9 है। इससे पता चल गया कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 हैं। अब कॉम्प्लेक्स में देख लो, कॉम्प्लेक्स में ऐसे अंदाजा लगा लो कि किसमें पेयरिंग हुई होगी, क्या अंदाजा लगा होगा, उसे भी टिक कर सकते हो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। मतलब क्वेश्चन किसी भी अप्रोच से पूछ सकता है आपसे। अब बोर्ड में तो जनरल पैटर्न यही है क्वेश्चन पूछने का, लेकिन जब कॉम्पिटिटिव अप्रोच में जाते हो तो वो कैसे भी क्वेश्चन बनाता है और उसको क्विकली सोचना है दिमाग में। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तुम सेकंडों में क्वेश्चन कर सकते हो, ज्यादा टाइम नहीं लगता, 10 15 20 सेकंड में क्वेश्चन डील कर ले जाओ। अब चलो ये क्वेश्चन हो गया। हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले में 2 क्वेश्चन डील किए, जब क्या कहते हैं पेयरिंग हो रही थी और पेयरिंग नहीं हो रही थी, जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड था और वीक लिगेंड भी था, दोनों में हमने डील किया। अब चलिए मैं एक क्वेश्चन डील करता हूं, पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला जल्दी फ्री कर दूंगा, परेशान मत होगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला मैं एक क्वेश्चन ट्राई कर लेता हूं जो बुक में दिया होगा। जैसे ये ले ले रहा हूं NiCl का होल 4, क्वेश्चन एक ले ले रहा हूं NiCl का होल 4, NiCl का होल 4 और चार्ज कितना दिया है इसमें? द चार्ज इज गिवन, कहां गया भैया क्वेश्चन, 2 माइनस NiCl का होल 4 2 माइनस। ठीक है, निकल का आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन बताइए जरा कितना होता है? 4:3d8 कोबाल्ट निकल प्लेटिनम नहीं 4:3d8 आई थिंक। ठीक है, तो निकल का अगर कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो क्या निकल का आता है? 4:3d8 निकल का आता है। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, इसे x मानोगे, Cl का कितना होता है? -1 = 4 के बराबर, तो x की वैल्यू कितनी आई? +2।
मतलब निकल यहाँ पर एक्चुअली किस फॉर्म में है, प्लस के 2 की फॉर्म में है। तो कन्फिगरेशन 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे बाहर वाले से, तो 4s0 3d6 यही तो आया, कोई नई चीज तो नहीं आई। अच्छा 8 था, तो 3d8, तो यहाँ पर 3d8 है। अब इतनी चीज तो क्लियर होगी। अब इसको भी बना लेते हैं, पहले 3d8 बना लो। तो 3d8 का मतलब 5 ऑर्बिटल हैं, 1 2 3 4 5, फिर 4s बना लिया तुमने, ये 4s है, ये दिस इज द 3d एंड आफ्टर दिस 4p। यहाँ पर तुमने क्या बना लिया, 4p बना लिया। क्लियर है। अब तो तुमने 4p बना लिया, तो इसमें जरा गौर करें कि 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने इलेक्ट्रॉन है। अब हमें एक बात बताओ जरा बच्चा, लिगेंड चेक करेंगे, लिगेंड वीक है स्ट्रॉन्ग है। Cl को हमने क्या बताया था, वीक लिगेंड की स्ट्रॉन्ग, वीक बताया था। अगर वहीं निकल के साथ Cn होता खुद समझो, अगर Cn होता तो ये पेयरिंग हो जाती, और पेयरिंग हो जाती तो एक ये और एक ये, एक ये, एक ये, तब ये 4 हिस्से लेते हाइड्रोजन में। तो हाइड्रोजन क्या होती फिर, एक नहीं तो DsP2 यही तो होता ना। अरे भाई देखो, अगर पेयरिंग हो जाती तो ये खाली हो जाता ना, ये खाली हो जाता, ये भी खाली है और ये भी खाली है, क्योंकि यहाँ तो हमें 4 ही चाहिए केवल, क्योंकि कॉन्डेंसर में 4 है। तो एक अंदर वाला D, एक बाहर वाला S, 2 P, तो हाइड्रोजन क्या हो जाती है, DsP2, और जो कहलाता क्या, स्क्वायर प्लेन है। लेकिन अभी यहाँ पेयरिंग नहीं होगी, मतलब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, Cl जो है वो क्या है, वीक लिगेंड है। Cl जो है वो वीक लिगेंड है। Cl क्योंकि वीक लिगेंड है तो नो पेयरिंग अकर, इसीलिए कोई पेयरिंग नहीं होगी। कोई पेयरिंग नहीं होगी तो अब तुम्हें कॉन्डेंसर नंबर कितना है, 4 का मतलब तुम्हें 4 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। तो ये तो नहीं हो सकते ना, 4 भले एक हो लेकिन ये नहीं पार्टिसिपेट कर सकते। तो 4 में कौन, एक ये और आगे के 3, तो मतलब हाइड्रोजन 1s 3p, मतलब हाइड्रोजन क्या निकल के आई, sp3। अगर हाइड्रोजन निकली तो ज्योमेट्री क्या निकली, टेट्राहेड्रल निकली। और यहाँ पर इनर ऑर्बिटल नहीं बोलोगे, क्योंकि इनर ऑर्बिटल डी के अकॉर्डिंग बोला जाता है, यहाँ पर डी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर इनर ऑर्बिटल का क्वेश्चन भी नहीं क्रिएट करेंगे वो। पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, 2 इलेक्ट्रॉन देखो फ्री दिख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। दिस विल बी द पैरामैग्नेटिक नेचर। क्या था किसका, टेट्राक्लोरो निकलेट और ऑक्सीडेशन नंबर, क्या पढ़े नहीं थे क्या, मतलब ये अंदर से भावनाएं फूट क्यों नहीं है, क्या आईपीएससी ने इनका अचानक क्लास नहीं किया। अच्छा, तो ये टेट्राहेड्रल आया, पैरामैग्नेटिक आया, मैग्नेटिक मूवमेंट पूछेगा, वही अनपेड इलेक्ट्रॉन n+2, n की वैल्यू कितनी है 2, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 2 है, तो 2 2+2, और यहाँ पर क्या जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 8 बोर मैग्नेट्रॉन। और वही लो स्पिन की हाई स्पिन, तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स इसलिए क्योंकि पेयरिंग नहीं हुई है। तो मन इसमें वही खाली बोला नहीं पूछेगा, इनर ऑर्बिटल बस, बाकी सब पूछते हैं। तो मुझे नहीं लगता कॉन्डेंसर में 4 वाले में कोई प्रॉब्लम होगी। अगर Cn होता, Cn में मैंने बता दिया क्या होगा, पेयरिंग हो जाती, Cn में ये पेयरिंग हो जाती, और पेयरिंग हो जाती तो ये भी खाली हो जाता, ये खाली होता तो ये 4 पार्टिसिपेट करते फिर, और ये पार्टिसिपेट करते तो DsP2 हो जाता, फिर स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हो जाती। DsP2 में मैंने चार्ट में लिखवाया है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हो जाती। अब तुम्हें अलग अलग क्वेश्चन पे इस पे ट्राई करना है, मैं आपको बस 2 से 3 मिनट और लूंगा। एक क्वेश्चन मुझे एक्सप्लेन करना था, आप इसमें नहीं है, देखो इसमें है कि नहीं, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, एक एक्सेप्शन केस है, वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता था, ठीक है। हाँ ये देखो, ये क्वेश्चन देखिए जरा, बेटा जरा गौर करिए। क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन क्या है, ये सब गाय कहाँ, अभी मैं सब ग्रुप पे भेज दूंगा, ठीक है। देखिए बेटा, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए, ये ऐसा नहीं कि एग्जाम में पूछा जाएगा, बस केवल कंफ्यूजन ना हो, पढ़ते समय तुम हमें कुछ ना कहो, इसलिए मैं खाली बता दे रहा हूं। क्लियर है, 2+, ठीक है। चलिए इसको बता देता हूं, जरा हमें बताइए कॉपर का क्या होता है एटॉमिक नंबर। एक कॉपर एक्सेप्शन केस होता है, क्रोमियम होता है, तो पहले कौन आता है, कॉपर की क्रोमियम, पहले क्रोमियम आता है, मतलब इसका वो आएगा 4s1 3d10, ये आएगा ना, ठीक है जी। तो अब पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं इसका, कॉपर का x, अमोनिया का 0 होता है, इक्वल टू चार्ज के बराबर, तो x की वैल्यू कितनी निकली, +2 निकली। मतलब यहाँ पर एक्चुअली में किस फॉर्म में प्रेजेंट है, Cu2+ की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलने, तो एक निकलता S से और एक निकलता उससे, मतलब एक इससे निकलेगा आउटर से, फिर इससे निकलेगा, ठीक है। भैया यहाँ देख लो, फिर बाद में हमें ना करना, 2 इलेक्ट्रॉन निकलने हैं तो पहले S से निकलेगा, फिर D से निकलेगा, ये नहीं कि D से निकाल दो तुम। अब इसको मैं बनाता हूँ, कॉपर वाले को तुमने बनाया तो पहले 3d9 बना दिया, 3d9 का मतलब 1 2 3 4 5, और फिर यहाँ पर बना दिया तुमने 4s,
फिर यहाँ पर तुमने बना दिया बाहर वाला डी, बाहर वाला डी बनाना होगा, ठीक है, तो बाहर वाला डी बना दीजिए। ये है 4s, ये है 3d, ये है आपका 4s 3d और ये है आपका 4d। अब इसमें 9 इलेक्ट्रॉन है, भर देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब कहानी को सुनो, यहां पर दो चीजें निकल के आती हैं। एक जो एक्सपेक्टेड है, जो मतलब हमारा थ्योरी जो हमने पढ़ा है वैसा होना चाहिए। अब पता चल जो तुमको हमने पढ़ाया तुमको वो चीज ना मिले तो तुम हम पे गुस्सा हो, इसलिए पहले ही बता दे रहा हूं कि एक इस क्वेश्चन में नहीं मिलेगा वो चीज। क्यों नहीं मिलेगा वो चीज वो भी मैं बता दूंगा। यहां पर हम एक्सपर्ट क्या कर रहे थे, हम एक्सपर्ट ये कर रहे थे कि यार यहाँ पर ये जो अमोनिया है, अमोनिया यहाँ पर क्या काम करेगा, वीक लिगेंड का काम करेगा। क्यों भैया वीक लिगेंड का काम करेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग का काम करता है केवल कोबाल्ट के साथ, ये स्ट्रॉन्ग केवल कोबाल्ट के साथ करता है, बाकी जगह तो वीक तरीके से काम करेगा। ये वीक तरीके से काम करेगा तो मतलब नो पेयरिंग, मतलब कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि यार एक्चुअली में कोई भी पेयरिंग नहीं होगी, और सही है कोई पेयरिंग भी नहीं होगी। अब पेयरिंग नहीं होगी यहाँ पर तो क्या होगा कि तुम्हें कितना कॉर्डिनेशन नंबर चाहिए, 4। 4 से आने का मतलब एक ये एक 3 आगे की, ठीक है। कुछ गलत कर दिया मैंने, हाँ ये थोड़ा ऑर्डर गलत कर दिया हूँ, ये थोड़ा सा गलत लिख दिया हूँ, वो थोड़ा लिखने में। ये है 3d, ये है 4s, ठीक है। और 4s के बाद अभी ये 4d नहीं बनाने की जरूरत है क्योंकि पहले 4p आएगा, ठीक है। तो पहले आएगा 4p, तो पहले 4p बना देता हूं, देखिएगा। फिर 4p के बाद फिर d आएगा, जरूरत पड़ेगा 4p, और उसके बाद जरूरत पड़ेगा तो 4d आएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा गलत बन गया था। अब चलो ध्यान, अब नॉर्मल थ्योरी क्या कहता है, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या लगता है हार्डेशन क्या होनी चाहिए, sp3, क्योंकि एक s और 3p और जनरली यही होना चाहिए। तो हम एक्सपर्ट ये कर रहे थे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए थी, sp3, और इसका जो स्ट्रक्चर होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था, टेट्राहेड्रल। लेकिन ये एक एक्सेप्शन की कैटेगरी में आता है, जब एक मेथड है जिसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोमेट्री मेथड। स्पेक्ट्रोमेट्री से जब उसकी ज्योमेट्री देखी गई तो ज्योमेट्री से हम निकला स्क्वायर प्लेनर, मतलब उसकी ज्योमेट्री जो निकली वो कॉन्सेप्ट से जब देखा गया स्ट्रक्चर तो उसका स्ट्रक्चर क्या निकला, स्क्वायर प्लेनर। अब उसको तो जस्टिफाई करना था, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए इसमें एक नई नोटंकी बनाई गई। कहा गया कि इसमें एक्सेप्शनल तरीके से, कहा गया कि इसमें एक्सेप्शनल तरीके से, मैं बता देता हूं यहां पर, दिस इज द 3d 1 2 3 5, फिर यहां पर आया 4s, यहां पर आया 4p, और 4p के बाद इधर हम बना दे रहे हैं 4d बना दे रहे हैं, ठीक है। इन्होंने कहा कि यहां पर एक्सेप्शनल तरीके से क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन उठेगा और उठ करके यहां चला जाएगा। मतलब यहां पर क्या हुआ होगा, यहां पर कुछ ऐसा हुआ होगा 1 2 3 4, और लास्ट वाला जो एक इलेक्ट्रॉन था वो उठ करके वहां चला गया। और ये उन्होंने इसके पीछे तर्क ये दिया कि स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए थोड़ा थर्मोडायनामिकल फैक्टर दिए। एक इलेक्ट्रॉन उठ के यहां चला गया। अब टोटल कितने चाहिए, 4, टोटल 4 चाहिए, तो एक अंदर का और 2 बाहर के, तो एक d, एक s, 2p। अब हाइब्रिडेशन क्या आई, dsp2, और अब की ज्योमेट्री क्या निकली, स्क्वायर प्लेन। तो जब तुम ये क्वेश्चन कभी देखोगे तो उसमें तुम्हें ये अलग तरीके से नोटेंगी देखने मिलेगी कि एक इलेक्ट्रॉन उठ करके यहां पर चला गया होगा, वो कहां से आ गया होगा, तो वो एक्सेप्शनल केस तुम देख रहे हो, क्लियर है। बाकी जगह पे सब कुछ नॉर्मल थ्योरी चल रही होगी, दिस इज द ओनली एक्सेप्शनल केस, और जिसको केवल एक्सप्लेन करने के लिए इस तरीके से एक्सप्लेन बताया गया। मतलब एक्चुअल में आना sp3 चाहिए था, टेट्राहेड्रल होना चाहिए था, लेकिन जब स्ट्रक्चर्स की ज्योमेट्री चेक की गई स्पेक्ट्रोमेट्री मेथड के थ्रू तो देखा गया ये तो एक्चुअल ज्योमेट्री इसकी स्क्वायर प्लेनर है। अब उसको जस्टिफाई करने के लिए ये एक्स्ट्रा उसमें कॉन्सेप्ट बता दिया गया कि नहीं, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आगे शिफ्ट हो जाता है और तब जाके हाइब्रिडाइजेशन होती है। मेरी चीज क्लियर हो रही है मेरा? अच्छा हाँ बताइए। हाँ अगर वैसे तो आएगा नहीं, लेकिन अगर आएगा तो एक्सपेक्टेड वाला नहीं बनाओगे, फिर ये आएगा। मतलब आपको बोलना क्या पड़ेगा, आपको स्क्वायर प्लेनर वाला बनाना पड़ेगा, लेकिन ये क्वेश्चन आएगा नहीं। लेकिन हम इसलिए बता रहे हैं कि तुम कोई रेफरेंस देख रहे हो, कोई बुक देख रहे हो और उसमें तुम्हें अचानक आ जाए, तुम्हें समझ में ना आए, फिर तुम्हें लगे कि हमारी जो थ्योरी है वो भी बिल्कुल अलग हो गई है, तब के लिए मैं केवल बता रहा हूँ। क्लियर है मेरा? अच्छा ऑनलाइन बच्चे बस वेट करिए, मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ फिर क्लास शुरू करता हूँ।